नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान पढ़ने वाले हैं। यानी हम ये समझेंगे कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास किस तरीके से हुआ। अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में अगली महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। जिस तरीके से चाइना ने अपना विकास किया है उस तरीके से ये माना जा रहा है कि अगली जो आर्थिक महाशक्ति के रूप में चाइना उभर कर आएगा। और ऐसा 1978 के बाद से चीन की आर्थिक सफलता के बाद देखा जा रहा है। और 1978 में इसने कुछ इस तरीके की चीजें की जिसकी वजह से ही इसको आज ही कंसिडर किया जा रहा है कि भाई ये अगली महाशक्ति एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। आखिर उसने वो कौन कौन सी चीजें 1978 में की थी, इसके बारे में हम वीडियो के बीच में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक जो अमेरिका जो आज तक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी तक की निकल कर आ रही है उसको भी चाइना पीछे कर देगा। इसी विकास के चलते क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बढ़ गया है। क्योंकि वो इतना ज्यादा विकास कर रहा है तो इस वजह से इसका जो दबदबा है, जो क्षेत्रीय मामलों में जो इसका दबदबा है वो भी बढ़ गया। जो आसपास के चाइना के आसपास की जो कंट्रीज हैं, जो इसके पड़ोसी देश है, उसमें इसकी चाइना की ज्यादा चलती है, ऐसा कह सकते हैं हम। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और इसकी जो बहुत बड़ी आबादी है, इसका जो क्षेत्र है वो भी काफी बड़ा है। यहाँ पे संसाधन भी बहुत तरीके के पाए जाते हैं। और जो इसकी जो सिचुएशन है जहाँ पे लोकेटेड है, राजनीतिक प्रभाव और तेज आर्थिक वृद्धि के कारण जो इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही बढ़ रहा है चाइना के। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद 1949 में माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यानी चीनी जनवादी गणराज्य बनाया गया। चीनी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पे आधारित थी। यहाँ की जो आर्थिकी थी, यानी यहाँ पे जो वर्क करने का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से सोवियत मॉडल पे था। यानी सोवियत जिस तरीके से आर्थिकी के मामले में काम करता था उसी तरीके से चाइना भी वर्क करता था। अगर हम सोवियत के मॉडल पे नजर डालें तो हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा पॉइंट, ताकि आपको रिमेम्बर हो जाए। अगर नहीं याद है तो भी आपको पता चल जाए कि सोवियत मॉडल के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर की ना उतनी जगह नहीं होती। ज्यादातर जो चीजें कंट्रोल्ड होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल होती है। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट चीजें होती ही नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री होती ही नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्री होती है लेकिन उनपे भी जो गवर्नमेंट है वो निगरानी रखता है, सुपरवाइज करता रहता है। तो ये है सोवियत का मॉडल। और समझना चाहते हो तो चैप्टर 2 की वीडियो बनी है, उसे आप देख सकते हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्तों को तोड़ लिया क्योंकि ये सोवियत के साथ चला गया। तो इस वजह से जो पूंजीवादी दुनिया जो अमेरिका है उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिया है। ऐसे में इसके संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि जब इसने पूंजीवादी दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया तो ऐसे में इसके पास केवल यही ऑप्शन था कि जो इसके देश में जो संसाधन है, जो इसके देश में रिसोर्सेस है, उसी से ही अपना काम चलाए। ऐसे थोड़े समय तक सोवियत से मदद और सलाह मिली। और ऐसे में क्या हुआ, इसको थोड़े समय के लिए जो सोवियत है उसने थोड़ी हेल्प भी की और समय समय पे इसको सलाह भी देता रहा। इसका विकास का मॉडल खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। यानी जो इसका विकास का करने का जो मॉडल अपनाया था, इसने ये मॉडल अपनाया था कि खेती से पूंजी निकालो, यानी खेती करो, ज्यादा से ज्यादा खेती करो और खेती से जो इनकम आए उस इनकम से आप इंडस्ट्री खड़ी करो, बड़े बड़े उद्योग खड़े करो। और जो वो उद्योग खड़े होंगे उन पर भी सरकार जो कंट्रोल करेगी, सरकार का नियंत्रण होगा। अगला पॉइंट देखें तो चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। यानी चीन के पास विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी। विदेशी मुद्रा की कमी की होने की वजह से इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार कराना शुरू किया। क्योंकि उसके पास देखिए, अगर हम
किसी भी विदेश से हम कोई सामान मंगाते हैं, अगर कंट्री ट्रेड करती है तो एक होता है विदेशी मुद्रा, जैसे कि चल रहा है डॉलर। अगर डॉलर हर कोई कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है तो ऐसे में जो इसके पास जो विदेशी मुद्रा थी वो कमी हो गई, क्योंकि ये ज्यादा ट्रेड किसी और से करता ही नहीं था। तो इसके पास एक ही चारा बचा कि देश के अंदर जो भी सामान वो बाहर से मंगाते थे उसको बाहर से ना मंगा के, क्योंकि उनके पास मुद्रा है नहीं तो बाहर से कैसे मंगा पाएंगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि घर में ही वो सारी चीजें बनाई जाए, चाइना के अंदर ही वो चीजों का निर्माण किया जाए। अगर हम आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। अभूतपूर्व का मतलब होता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो उसने काम किए। उसने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को, जो उससे पहले उसने कभी नहीं किया था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए उसने वो सारे काम किए। बनाने के लिए सारे संसाधनों का उसने इस्तेमाल किया, यानी एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जितना भी रिसोर्सेज चाइना को लग सकता था, जितना भी रिसोर्सेज उसके पास था, उसने उन सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया, और जितने भी उसके नागरिक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये चाइना ने किया कि उन लोगों को रोजगार मिले। और जो सामाजिक कल्याण योजनाएं, यानी ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों का भला हो सके, वो ऐसा नहीं कि बस चलाई जा रही है और लोगों का भला नहीं हो पा रहा, घपलेबाजी हो जा रही, ऐसा नहीं। उसने कोशिश की कि जो भी पॉलिसी चलाई जा रही है, जिन लोगों के लिए चलाई जा रही है उन लोगों को लाभ मिले। अगर गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए या रिच क्लास के लिए, जिनके लिए भी चलाई जा रही उनको लाभ मिले। और अपने नागरिकों को शिक्षित किया, उसने पढ़ाया लिखाया, यानी एजुकेशन पे उसने अपने एजुकेशन, उसके इंफ्रा पे उसने बहुत ज्यादा खर्च किया। और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। और उसने ऐसा किया, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई अपने नागरिकों के, अपने सिटीजन्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चीन है, जो विकसित देश है, जो चाइना से बहुत आगे हैं, उनसे भी वो आगे निकल गया ये सारी चीजें करके। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% दर से हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। 5 से 6% बहुत ही आइडल होती है, आइडल तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पर जनसंख्या 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि विकास दर पर पानी फेर रही थी। देखो, आप डेवलपमेंट, आपकी जो कंट्री है वो डेवलप तो हो रही है, चाइना डेवलप तो हो रही है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं समझाऊं कि जैसे मान लो एक बिस्किट है, एक बिस्किट को मैं ही खाता हूं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लेते हैं 2 बिस्किट अब मैं प्रोड्यूस होने लगा चाइना के अंदर, तो 2 बिस्कुट प्रोड्यूस हुआ तो उस लोग खाने के लिए कितने हो गए, 4 हो गए। अब कुछ प्रोडक्शन उन्होंने और बढ़ाया, 4 बिस्किट पैकेट उन्होंने बनाए, 4 बिस्किट के पैकेट, अब उसको खाने के लिए 16 लोग हो गए। तो यही हो रहा है, अगर 16 बिस्किट बनता और एक ही इंसान रहता तो समझ में आता कि हाँ भाई, एक इंसान का बहुत अच्छे से पेट तो भर ही जाएगा 16 बिस्किट खाएगा तो। लेकिन यहाँ पे सेम यही हो रहा था कि आप डेवलप तो हो रहे हो, लेकिन जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ते हुए जा रही, जो कि खराब है। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अब पहले हम अधिशेष का मतलब समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। अगर हम सरप्लस को एक वर्ड में कंसिडर करें तो वो होता है एक्स्ट्रा। मान लीजिए ये A, B, C ये जार हैं, ये भी अचार है, ये भी अचार है, ये भी, 3 मेरे पास जार हैं अचार के ABC। अब मेरे को जो जरूरत है वो एक अचार की जरूरत है, मेरे को एक अचार के डिब्बे से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जो 2 अचार के डिब्बे हैं ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब इन एक्स्ट्रा को मैं क्या करूंगा, मार्केट में किसी को मैं सेल कर दूंगा और उससे मैं इनकम जनरेट कर लूंगा। यही होता है अधिशेष। अधिशेष के अंदर क्या होता है, खेती आप करते हो, कोई भी चीज होती है, यहाँ पे खेती की जा रही है, खेती करते हैं, जितना इनको रिक्वायरमेंट होती है उतना खेती के जो प्रोडक्शन होता है उसको आप दाल चावल चीनी इन सबको अपने पास रखते हैं और बाकी चीजों को ये क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन जो बेचते हैं, जो इससे पैसा आता है उससे ये इंडस्ट्री में खर्च करते हैं। यही सेम हो रहा है कि खेती की पैदावार उद्योगों को पूरी जरूरतें लायक अधिशेष नहीं दे पाती, कि खेती से जितना आप पैसा कमा रहे हो वो इंडस्ट्री के लिए जितना चाहिए वो उतना अवेलेबल नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं, यानी उद्योगों को और पैसा चाहिए अगर उसको विकसित करना है उद्योगों को। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें पता चलता है
कि इसका औद्योगिक उत्पाद पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। फैक्ट्री है, लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर चीजें बनाई जा रही वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन उनका ज्यादा तेज नहीं हो रहा। विदेशी व्यापार ना के बराबर था, विदेशी व्यापार लेन देन भी नहीं हो रहा था, कोई चाइना से सामान खरीद नहीं रहा था, और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। और जो प्रति व्यक्ति आय थी वो क्या होता है, अगर हम ये देखें तो इसके लिए मैं समझाता हूं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है। एक मान लीजिए एरिया है, एरिया के अंदर 10 लोग रहते हैं, और वो जो 10 लोग हैं वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। और मान लेते हैं उन 10 लोगों ने जितनी भी इनकम जनरेट की, जितनी भी उन लोगों की इनकम है वो है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज को हम वहां की जो पॉपुलेशन है, यानी कितने लोगों ने 1000 रुपए जनरेट किया है, 10 लोगों ने, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी निकल आती है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। यानी देश है, देश ने कितना कमाया ऊपर डिवाइड बाय देश की जो पॉपुलेशन है वो, उससे हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अगर हम 2018 का डेटा देखें तो इंडिया के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 7 से 8,000 डॉलर के बीच। चाइना के अंदर है 18 से 19,000 डॉलर के बीच, जो कि बहुत ज्यादा है। यूएसए की अगर हम बात करें तो है 45 से 46,000 डॉलर के बीच में इसकी पर कैपिटा इनकम है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसी से आप गैप लगा सकते हो कि इंडिया कहाँ है लाई करता है, चाइना कहाँ लाई करता है और यूएसए कहाँ लाई करता है। फाइनली मिरेकल हैपन। अब मिरेकल हुआ है तो आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी। फाइनली चाइना के अंदर कुछ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसने चाइना को बहुत ही ज्यादा बदल दिया। चाइना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको बदल कर रख दिया, चाइना को एक नया ही दर्जा दिया। क्या हुआ ऐसा? 1970 के दशक में चीन ने बड़े अहम फैसले लिए, यानी 1970 के दशक में चीन ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। फाइनली उसने अमेरिका से संबंध बनाए, जो उसने पूंजीवादी देशों से रिश्ता तोड़ा था, 1972 में उसने दोबारा से जोड़ लिया। 1973 में प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी इसको उन्होंने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव, मतलब ये जो इलाके हैं इन पे और ज्यादा फोकस करना, इसको और मॉडर्न बनाना है, कृषि को और अच्छा करना है, इंडस्ट्री को और अच्छा, जो सेना है, जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इसको और ज्यादा एडवांस करना है, ये उन्होंने प्रस्ताव रखे। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे पता चलता है कि 1978 में तत्कालीन जो नेता थे देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। यानी शॉपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब ये खुले द्वार की नीति क्या होता है? देखिए, खुले द्वार की नीति के अंदर क्या होता है कि कंट्री होती है या गवर्नमेंट होती है, वो अलाउ करती है कि जो फॉरेन के जो लोग हैं, अगर वो बिजनेस हमारी कंट्री में करना चाहते हैं तो वो लोग बिना किसी डर के हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते, हमारी कंट्री में आके फैक्ट्री लगा सकते। यही होता है खुले द्वार की नीति की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाई आओ, चाइना के अंदर अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। देखो, जब इन्होंने बाहर से फैक्ट्री को अपने कंपनी में, अपने कंट्रीज के अंदर इन्होंने बुलाया, जब इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बुलाया, देन इनका भी फोकस हो गया कि ज्यादा से ज्यादा उन कंपनी से पूंजी लिया जाए, उनसे इनकम जनरेट किया जाए और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें ये पता चलता है कि जो चाइना है उसने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने का इसने अपना तरीका अपनाया। यानी इसने बाजार मूलक जो अर्थव्यवस्था, इसको अपनाने के इसने एक अपना अलग ही तरीका अपनाया। ये बाजार मूलक अर्थव्यवस्था क्या, पहले ये समझते हैं। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पे किसी वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन कितना किया जाए, कितना ज्यादा कितना कम, उसकी गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, ये सारा डिपेंड होता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा हो रही है, लोग उसकी सप्लाई भी ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर पहुंचावे, तो जाहिर सी बात है जो पर्सन होता है, जो एक फर्म का मालिक होता है, वो उसकी कीमत को थोड़ा बहुत बढ़ा
देता है, उसकी कीमत के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है, गुणवत्ता भी कोशिश करता है कि वैसी की वैसी मेंटेन रहे, खराब ना हो बल्कि और अच्छी हो। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था ये होती है जहां पे मेनली फोकस होता है कि बाजार से, मार्केट से पैसा कमाया जाए, यानी मेनली पर्पस होता है लोगों से पैसा लेना, लोगों का वेलफेयर करना नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं। शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था चरणबद्ध ढंग से खोला इसने शॉक थेरेपी की तरह नहीं कि हर जो फर्म है, जो हमारा खेती है, एग्रीकल्चर है, इन सभी में इसने शॉक थेरेपी को अप्लाई कर दिया, यानी साम्यवाद से पूंजीवाद में बदल गया। ऐसा उसने नहीं किया, उसने धीरे धीरे चीजों को किया। पहले उसने एग्रीकल्चर में, देन उसने उद्योग में, धीरे धीरे यहाँ पे उसने जो हमारा साम्यवाद है उससे बदल के इसने पूंजीवाद बना। 1982 में खेती का इसने निजीकरण कर दिया। पहले निजीकरण नहीं था, फिर फाइनली 1982 में उसने खेती का निजीकरण किया। 1998 में इसने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों से हटाया गया है। यानी अब पहले हम ये समझते हैं कि व्यापार संबंधी अवरोध क्या होते हैं। व्यापार संबंधी अवरोध इस वजह से कोई भी सरकार लगाती है ताकि जो वहां की, जो उनकी खुद की कंट्री की जो फैक्ट्री है वो फॉरेन की फैक्ट्री की आने की वजह से खराब ना हो जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब विदेश की जो फैक्ट्री है वो किसी कंट्री में आकर अपना फैक्ट्री खोलती है, मान लेते वो कार की खोलती है, तो जो वहां की खुद की फैक्ट्री है कार की, उसकी मार्केट कम हो जाती है। लोग फॉरेन की चीजों को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो देश में बनी चीज है उसको पसंद ही नहीं करते, जिसकी वजह से उसका दिवालियापन हो जाता है। तो यही होता है, व्यापार संबंधी अवरोध लगा देते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं ताकि उनकी कंपनी, जो खुद की कंपनी है, वो बची रहे। उसने ऐसे अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हटाया। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसे इलाका होता है, पिछड़ा बेसिकली इलाका होता है। गवर्नमेंट बड़ी चालाक होती है, वो सोचती है, वो एक ऐसे इलाके को ढूंढती है जहां पे ज्यादा विकास नहीं होता, और वो उस इलाके में उसको क्या करवाना होता है? विकास करवाना होता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि अगर आप इस जगह पर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हो तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोवाइड करेंगे, आपको पानी प्रोवाइड करेंगे, आपको जो जमीन है वो भी सस्ती प्रोवाइड करेंगे, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसी और जगह खोलोगे वहां पर ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ अगर इस जगह आप खोलोगे तो यहाँ पे बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन हम कम कर देंगे। ऐसा गवर्नमेंट, सरकार इस वजह से करती है ताकि इस इलाके के यहाँ पे रह रहे लोगों का विकास हो सके, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। भारत को भी अपनानी चाहिए, भारत भी अपनाता रहता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि उसने नई आर्थिक नीतियों के फायदे और नुकसान, यानी उसने नई आर्थिक नीतियां अपनाई, और उस नई आर्थिक नीतियों की वजह से उसको फायदे भी हुए और नुकसान भी हुए। अब पहली चीज हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप नोट भी कर लीजिएगा सेम एज इट इज, वीडियो को पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लेके जब भी आप देख लीजिएगा। नई आर्थिक नीतियों के फायदे, पहले हम समझते हैं कि नई आर्थिक नीतियों के फायदे क्या हुए। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने को मदद मिली, यानी जो उसकी जहां से वो लैग कर रहा था, वो लैगनेस उसके अंदर खत्म हुई, अब वो इम्प्रूव करने लगा इस पॉलिसी के तहत। आखिरकार इस पॉलिसी में ऐसा था क्या? उसने कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। यानी जब उसने कृषि का निजीकरण किया, यानी अब मेन पर्पस होगा कि अगर आप खेती करें तो आप खेती करो कमाने के लिए, वेलफेयर के लिए मत करो, आप अपने लिए खेती मत करो। आप खेती से जितना ज्यादा जो चीज करके आप कमा सकते हो खेती, वो उस वजह से करो, उस रीजन से करो। तो जब लोगों ने इस रीजन से किया कि भाई अब हमें इनकम भी चाहिए और गवर्नमेंट भी उनकी फसलों को अच्छे रेट पे खरीदे, तो लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा और उन्होंने खूब खेती की, जिसकी वजह से जो ग्रामीण लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत तथा परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। दरअसल क्या हुआ, जब उनके पास पैसा आ रहा है, खेती कर रहे हैं वो लोग, खेती करने के बाद उनके पास पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी
के जरिए कई जो किसान हैं या फिर कह लीजिए जो ग्रामीण उद्योग है, यानी गांव के अंदर जो छोटे मोटे उद्योग है, वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसका फायदा ये होता था कि गांव के जो लोग बेरोजगार है उनको भी जॉब मिल जाती थी, अब उनको शहर के चक्कर लगाने नहीं पड़ते थे। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, ये हमने पढ़ चुके हैं। व्यापार में नए कानून लाए गए, ऐसे कानून लाए गए कि ताकि भाई आप अगर फैक्ट्री खोलते तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, फैक्ट्री खोलो। विशेष आर्थिक क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम SEZ के नाम से भी जानते हैं, के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब SEZ से क्या हुआ कि फॉरेन की जो कंट्रीज की जो कंपनीज थी वो आई चाइना के अंदर, उन्होंने अपना फैक्ट्री खोला और उस फैक्ट्री खोलने की वजह से चाइना को बहुत बड़ा लाभ मिला। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, और जिसकी वजह से वो सब जो कंट्रीज हैं वो सोचने लगी, जो फैक्ट्रीज के मालिक है वो सोचने लगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों ना हम चाइना में ही करें, क्योंकि उन फैक्ट्री के मालिकों को लग रहा है कि चाइना एक बहुत ही अच्छा आइडल है, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो उनके मालिकों को लग रहा है कि भाई वहां पे खोलना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। विदेशी मुद्रा भी बढ़ी, जाहिर सी बात है, कोई बाहर की कंपनी हमारे देश के अंदर या फिर कह लीजिए चाइना के अंदर आती है तो पैसे लेकर आएगी, सारी टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं विदेशी मुद्रा के साथ साथ। अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि भाई चाइना ने ना क्या किया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया। विश्व व्यापार संगठन हम सभी जानते हैं क्या होता है। चीन ने 2001 के अंदर इसमें जुड़ गया, जिसकी वजह से इसने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको और खोल दिया कि अब और भी देश आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो देखो भाई, जो चाइना है उसने नई आर्थिक नीतियों को लगाया तो, लेकिन नई आर्थिक नीतियां ना हर किसी को फायदा नहीं दे सकी, उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। अगर हम देखें तो पहला पहलू यही निकल के आता है कि चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, यानी पॉलिसीज अपनाने से फायदा तो हुआ नो डाउट, लेकिन वहां हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। लेकिन वहां ऐसी बात नहीं थी कि हर किसी को प्रॉफिट मिला, हर किसी को उस नई पॉलिसी के तहत उन लोगों को मदद मिली, उनको फायदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में, बेरोजगारी भी बढ़ी और 10 करोड़ जो लोग हैं अभी भी बेरोजगार है, उनको नौकरी की तलाश है। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालात उतने ही खराब थे जितना यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। यानी वहां पे जो महिलाएं हैं उनकी जो काम करने की जो कंडीशंस थी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। यूरोप के अंदर जैसे 18वीं और 19वीं सदी के अंदर थी, बहुत ही बद से बदतर कंडीशन थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th की क्लासों में हिस्ट्री के अंदर। पर्यावरण नुकसान हो रहा है और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। पर्यावरण इस वजह से नुकसान हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको पैसा दे देती थी, तो ये भी भ्रष्टाचार भी बढ़ा। गांव और शहर के लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ा, यानी गांव के जो लोग हैं उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, शहर के लोग बढ़ रहे हैं, शहर के लोगों को रिसोर्सेज ज्यादा मिल पा रहा है, उनके पास अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, उनके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग उनकी अच्छी है। लेकिन गांव के लोगों के पास ना स्कूलिंग अच्छी हो पा रही है, उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, ना वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छे मिल पा रहे हैं, ना वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा हो पा रहा, ना वहां पे ट्रेड अच्छा से हो पा रहा, व्यापार नहीं अच्छा हो पा रहा, जॉब नहीं मिल रही। तो ये कुछ चीजें हैं नकारात्मक पहलू। अगर हम फाइनल जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि भाई निष्कर्ष क्या निकलता है, आखिरकार इतना सब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हमें समझ के आती है, कुछ कंक्लूजन हमें निकल कर आता है। वो आता है कि चीन एक आर्थिक की शक्ति के रूप में उभरा है। जो चीन है वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, बहुत ही बड़े देश के रूप में भी वो उभर रहा है, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में भी वो उभर रहा है। चीन के बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता से अपनी व्यावसायिक साझेदारों पर जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि कंट्रीज कोई ना कोई उससे जुड़ी हैं, तो इस वजह से जो उसकी कंट्रीज जो उसकी पार्टनर है उन पर भी चाइना का अच्छा खासा दबदबा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना दोनों पार्टनरशिप करते किसी ट्रेड पे, तो चाइना का दबदबा है। ऐसा नहीं हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं भाई चाइना तो हल्का फुल्का देश है, कोई नहीं,
नहीं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना जिसके साथ भी ट्रेड करता है तो सब लोग सोचते कि भाई ये चाइना है, एक्चुअली में बहुत बड़ी पावर है, तो उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। यही कारण है कि जापान, आसियान, रूस ने पुराने विवादों को भूलकर चीन से जुड़ रहे हैं, और यही कारण है कि उसकी इतनी आर्थिक जो व्यवस्था है वो बढ़ रही है, इतनी अच्छी हो रही है। तो जो देश है, जो संस्थाएं हैं, वो लोग पुरानी दुश्मनियों को भूल रहे हैं कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब हमें एक नए सिरे से अच्छे से शुरुआत करनी है। उम्मीद है ताइवान और चीन के मतभेद खत्म हो जाएंगे। अभी ताइवान और चीन के मतभेद के, अगर इसको आपको अच्छे से जानना है तो विकिपीडिया पे आप जा सकते हो, देख सकते हो, और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ सकेंगे। और जो ताइवान और जो चीन है, इनकी आपस में अर्थव्यवस्था जुड़कर एक अच्छी अर्थव्यवस्था उभर के आएगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा बताया चीन और ताइवान के बारे में, और जानना है, रीजन जानना है तो आप विकिपीडिया देख सकते हो। ताइवान क्या है, वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो एक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, वो स्वतंत्र गणराज्य है। लेकिन चाइना ये क्लेम करता है कि जो ताइवान है वो उसी का ही एक स्टेट है, उसी का ही एक प्रांत है। जैसे इंडिया का स्टेट है, जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उसी तरीके से चाइना कंसिडर करता है ताइवान को एज अ स्टेट। लेकिन ताइवान ये अपने आप को क्लेम करता है कि हम भाई आपके स्टेट नहीं है चाइना के, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम एक अलग देश हैं। और यही इनके बीच में विवाद चल रहा है। इसके बाद में अगर कैसे विवाद हुआ, क्या क्या चीजें और है, तो आप विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद से की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। इसने लातिनी अमेरिका और अफ्रीका के अंदर निवेश किया, वहां के देशों को मदद की, जिसकी वजह से साफ जाहिर हो रहा है कि विकासशील देशों के मामले में जो चीन है एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। जो विकासशील देश हैं उनका मसीहा चाइना उभर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की हमारी वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।